हाँ जी। क्या हाल चाल है भाइयों बहनों। बहुत ज्यादा स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। ये इमेज देख रहे हैं, एक हाथी फुटबॉल के ऊपर अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। ये हम हैं, हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। ये आज के टाइम पे बड़ा हम सुनते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस, फैमिली को टाइम देना, काम पे टाइम देना, गर्लफ्रेंड को टाइम देना, वाइफ को टाइम देना, एटसेट्रा एटसेट्रा, हेल्थ को टाइम देना, एटसेट्रा एटसेट्रा। परफेक्ट बैलेंस इज अ मिथ। कोशिश हर कोई करता है कि जिंदगी में संतुलन बनाया जा सके। वो आप भी करते हैं, वो मैं भी करता हूं, लेकिन रोजमर्रे की जिंदगी में हम नाकामयाब होते हैं इस परफेक्ट बैलेंस को बनाने के लिए। दुनिया में और ब्रह्मांड में हर एक चीज अगर संतुलन में चले तो बेहतर रहती है, लेकिन यदि आप इस संतुलन का महत्व ना समझें तो फिर आपकी जिंदगी बहुत वेस्ट जाएगी। दोस्तों, ये कोशिश बैलेंस बना के रखने की उतनी ही जरूरी होती है जिंदगी में भी, पर्सनल तौर पे भी, और इवन यूपीएससी में भी। अब यूपीएससी में बैलेंस कहां कहां आता है? सबसे ज्यादा यूपीएससी में संतुलन बनाने का काम आता है जो आप आंसर्स लिखते हैं। कैसे, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में एग्जांपल से भी, लेकिन मिसाल के तौर पे मेरे सामने कोई टॉपिक है, मेरे को कुछ बोला गया है लिखने के लिए किसी टॉपिक के ऊपर, लेट्स से करप्शन के ऊपर लिखने को कुछ बोला गया है, या लेट्स से क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के ऊपर कुछ लिखने को बोला गया है। अब मेरे माइंड में तो कई सारे आइडियाज होंगे, ये भी वो भी फलाना भी ढिमका भी, लेकिन मुझे फिर बात याद आती है कि अरे मेरे सर ने मेरे को कहा था कि तुम यूपीएससी के एस्पिरेंट हो, तुमने ज़्यादा क्रिंज कंटेंट नहीं लिखना है ना। आजकल हम क्रिंज कंटेंट हमको देखने में तो बहुत मजा आता है, लेकिन लिखने में तो यूपीएससी फिर थप्पड़ भी मार सकती है। तो क्रिंज कंटेंट नहीं लिखना, कुछ ऐसा कंटेंट नहीं लिखना जिससे हमको लगे, जिससे यूपीएससी के एग्जामिनर्स को, रीडर्स को लगे कि भैया ये तो किसी पॉलिटिकल पार्टी में से आया है, या किसी जर्नलिज्म के स्कूल से आया है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आया है। ऐसा कंटेंट भी नहीं लिखना होता। बैलेंस बनाना हमको हमारे आंसर्स में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और जब बात आती है एस्से राइटिंग की, संतुलन बनाए रखना अपने थॉट्स में और अपनी लिखित चीजों में बहुत जरूरी है। केवल यहां पे नहीं, कल को अगर आपको चांस मिले, सौभाग्य रहे, तो कल को जब आप इंटरव्यू में भी जाएंगे, वहां पे भी आपकी वाणी पे, आप जो बोलते हैं उसमें भी बैलेंस बना के रखना बहुत जरूरी है। यदि आप बैलेंस बनाना सीख जाएंगे ना अपने आंसर्स में, यूपीएससी ये काम तो जरूर करता है, और कुछ करे ना करे, लेकिन यूपीएससी की तैयारी से हम जिंदगी जीना सीख जाते हैं, संतुलन का समझ आना शुरू हो जाता है। तो यदि आप अपने आंसर्स में, अपने एसे में बैलेंस बना सके ना, तो आपकी वाणी में, आपकी पर्सनालिटी में, आपके बोल में भी वो बैलेंस झलकेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। और बैलेंस बनाने के लिए एसे के अंदर फ्लो और कोहेरेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चों ने बहुत सवाल पूछे कि सर फ्लो कैसे बनाएं, कोहेरेंस कैसे बनाएं। मतलब बहुत सारे बच्चों के सवाल आते हैं, जैसे कि मैं एसे पढ़ाता हूं, एसे के मेंटरशिप प्रोग्राम्स लीड करता हूं, तो बच्चों ने कहा कि सर फ्लो कैसे बनाएं, हमको ना फ्लो बनाना नहीं आ रहा। देखिए सीधी सी बात है, मैं बच्चों को कहता हूं कि आपने घर बनाना है, अब घर बनाएंगे, अब घर में आपने जितनी मर्जी मंजिल बनानी है। आप कहे कि सर मैंने एक 7 फ्लोर एक मैंने घर बनाना है, कि 7 मंजिला घर हो, 8 मंजिला घर हो, आप चाहे 10 मंजिला घर बनाए, लेकिन आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होनी तो बहुत जरूरी है ना। अब आप ये तो नहीं कहेंगे कि फाउंडेशन ग्राउंड फ्लोर के बाद आप तीसरा फ्लोर बना देंगे, तीसरे फ्लोर के बाद आप 10वां फ्लोर बना देंगे, ऐसा तो नहीं होगा। स्ट्रक्चर, आफ्टर ऑल, जो फाउंडेशन है आपके घर की, वो बुनियाद को स्ट्रांग करना तो बहुत जरूरी है। उसी तरह से एस्से में हमको अपनी बुनियाद को, अपनी नींव को, और फ्लो और कोहेरेंस को भी बहुत ज्यादा मद्देनजर रखना है। अगर एस्से के अंदर एक अच्छा फ्लो है, एक अच्छा कोहेरेंस है, तो जिसने आपका एस्से पढ़ना है उसको पढ़ने में मजा आएगा। अल्टीमेटली तो खुश किसको करना है? एग्जामिनर को खुश करना है। अब आप कहेंगे सर, मैं इसको रिलेट करता हूं, आप कहेंगे सर मैंने 2 एकड़ की जमीन पे ना मैंने 10 मंजिला घर बना दिया है, लेकिन वो घर का स्ट्रक्चर देखने ही में बड़ा अजीबो गरीब लगे, लोग आपके स्ट्रक्चर को देख के हंसना शुरू कर दें कि ये क्या बनाया है। आप कहेंगे सर मैंने हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, मैंने इतनी सारी वहां पे महंगी टाइल्स लगाई हैं, इतना मैंने एक फ्रेंच आर्किटेक्ट को हायर किया था उसको बनाने के लिए, सब कुछ नक्शा पास करने के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन अगर आपके घर का स्ट्रक्चर ही दिखने में बड़ा फनी लग रहा है, तो क्या फायदा इतने पैसे लगाने का? कोई फायदा हुआ? चीज बनाओ वो जो लोगों को देखने में भी अच्छी लगे, चीज पहनो वो जो आपको अच्छी लगे, लेकिन अगर आप कोई चीज बना रहे हैं तो एटलीस्ट 4 लोग भी तो कह सके ना
4 लोग पीछे मुड़ के देखेंगे, अरे वाह कितना अच्छा घर बना है। तो इसलिए दोस्तों जब ऐसे की बात आती है तो 4 लोगों को ऐसे पढ़ने में भी मजा आना चाहिए। और ऐसे मैं बार बार कहता हूं कि कंटेंट ना 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, 4 या 5 लाख बच्चे प्रीलिम्स देते हैं और उसमें से कुछ 13-14 हजार बच्चे आगे जाके मेंस लिखते हैं। एक बात आपको बता दूं, जो कंटेंट आपको पता है ना, जो 4 किताबें आपने पढ़ी हैं, जो 4 आर्टिकल्स आपने पढ़े हैं, वो इन 13-14 हजार बच्चों ने भी पढ़े हैं। मायने ये नहीं रखता कि आपको आता क्या है, मायने ये रखता है कि आप उसको प्रस्तुत कैसे करते हो, प्रेजेंट कैसे करते हो। गेम वहां पे है। अब फ्लो क्या होता है? फ्लो सीधी सी बात है, फ्लो होता है लॉजिकल और सीक्वेंशियल प्रोग्रेशन ऑफ योर आइडियाज, जो एक एसे के अंदर रिफ्लेक्ट होते हैं। एक अच्छा एसे में क्या होगा? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, लेकिन तीनों के अंदर एक ऐसा तालमेल होगा जहां पे जो आपके आइडियाज हैं वो लॉजिकली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। जो रीडर है, जो एग्जामिनर है, वो आपके हर एक सेंटेंस को, आपके हर एक पैराग्राफ को पढ़ने में उसको मजा आएगा। आप अगले पैरा पे जाएंगे, मतलब अगर मान लीजिए मैं ऐसे पढ़ रहा हूं, मैं अगले पैरा पे पढ़ने जा रहा हूं, मुझे मजा आएगा कि अरे उसके अगले पैराग्राफ में क्या लिखा है, उसके आगे क्या, उसके आगे क्या, क्योंकि वो फ्लो ऐसा है, वो फ्लो ऐसा बना होगा कि जहां पे सीमलेसली एक जगह से दूसरी जगह पे आप जा रहे हैं, आपको पढ़ने में मजा आ रहा है। कोहेरेंस क्या होता है? कोहेरेंस होता है कि आप टॉपिक के ऊपर ओरिएंटेड हैं। कोहेरेंस होता है कि आपके आइडियाज में, आपके कंटेंट में एक यूनिटी रिफ्लेक्ट कर रही है, यानी कि आप अपने टॉपिक से डिविएट नहीं कर रहे हैं। यदि टॉपिक सोशल मीडिया का पूछा गया है और वहां पे आप साइबर सिक्योरिटी डाल रहे हैं, तो यानी कि आप डिविएट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे तो आ जाओ पहले, फिर साइबर सिक्योरिटी पे बात कर लेना। यानी कि आपके जो आइडियाज हैं, जो आपका कंटेंट है, वो रेलेवेंट है टू द टॉपिक जो आपको पूछा गया है। माइंड यू, ये बातें ऐसे में नहीं, आपको जीएस के आंसर राइटिंग में भी काम आने वाली हैं। मजा आएगा एक कोहेरेंट एसे पढ़ने के लिए। नाउ इफ यू आस्क मी कि सर व्हाई इज इट कि एक अच्छा एसे जिसमें फ्लो और कोहेरेंस है उसको पढ़ने में क्यों मजा आता है, क्या बेनिफिट्स है अगर मेरे एसे में फ्लो है, कोहेरेंस है? पहली बात तो यह है कि वो एसे पढ़ना थोड़ा इजी लगता है। इट मेक्स इट वेरी इजियर फॉर द एग्जामिनर टू रीड एंड अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव रिटन। अगर एक ऐसे में अच्छा फ्लो है, कोहेरेंस है, तो एक एग्जामिनर को या रीडर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी समझने के लिए कि इसने क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। यानी कि वो 3 इडियट्स वाला मोमेंट्स आपको याद है ना, क्लासरूम में टीचर कहते हैं, श्रमण जोशी को पूछते हैं कि कहना क्या चाहते हो, यानी कि टीचर के माइंड में सवाल में, ये टीचर के जहन में ये सवाल नहीं आएगा कि कहना क्या चाहते हो। दूसरी बात, फ्लो और कोहेरेंस से आप अपने एसे को और परसुएसिव बना सकते हैं। नाउ क्या टिप्स मैं आपको दे सकता हूं कि अगर आप अपने एसे में फ्लो और कोहेरेंस बनाना चाहते हैं? पहली बात तो बच्चों 1.5 घंटे का टाइम होता है ना ऐसे लिखने का, यूपीएससी में भी। और चलो अगर हम स्टेट पीसीएस की बात करें, वो चलो अब स्टेट पीसीएस में देखिए, अब चाहे वो स्टेट पीसीएस है या यूपीएससी है, ऐसे राइटिंग टेक्निक्स में फर्क नहीं आता। हाँ, किसी में टाइम, किसी में आपको 3 घंटे दिए गए हैं, आपने 8 टॉपिक में से 2 टॉपिक सीखने हैं। यूपी पीसीएस की बात करें, वहां पे आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी दिया गया है, वहां पे आपने सेक्शन ए में से एक चूज करना है, बी में से एक चूज करना है। तो मोर और लेस कहना ये चाह रहा हूं कि 3 घंटे का टाइम होता है ऐसे राइटिंग का, यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, 3 घंटे में ऐसे हो जाना चाहिए, मुश्किल बात नहीं है। पहले 10-15 मिनट आपने ऐसे लिखने से पहले अपनी आंसर शीट में एक रफ स्ट्रक्चर बनाना है, एक रफ फ्रेमवर्क बनाना है। और बहुत जरूरी है कि आप ट्रांजिशन, एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस पे जा रहे हैं, पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में जा रहे हैं, आपका जो ट्रांजिशन हो रहा है वहां पे आपके आइडियाज कनेक्ट होने चाहिए। कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है, कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है कि जैसे कि सीमलेस कनेक्टिविटी होती है। अल्टीमेटली रीडर को मजा आना चाहिए, रीडर को ना लगे कि मैं भटक गया हूं कि अभी किस रास्ते से जाना है मेरे को। तो वो कनेक्टिविटी अपने आइडियाज के बीच में बहुत जरूरी है। और लास्टली, ऐसे सबमिट करने से पहले रिवाइज करना भी उचित रहता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपके साथ एक टॉपिक शेयर करना चाहता हूं, सोशल मीडिया एंड इट्स इंपैक्ट ऑन सोसाइटी। बहुत इजी टॉपिक है। अब देखिए यहां पे गलत ऐसे लिखा हुआ है, मैं वो गलत ऐसे आपको पढ़ाता हूं, आप पढ़ लेना इसको आराम से। स्क्रीनशॉट यहां पे, इसका पीडीएफ नहीं मिलता, स्क्रीनशॉट यहां पे करके इसको पढ़ लेना। यहां पे सोशल मीडिया के ऊपर लिखा गया है, टॉपिक पूछा गया कि उसका इंपैक्ट सोसाइटी पे क्या है। तो किसी बच्चे ने लिखा कि सोशल मीडिया के चलते साइबर बुलिंग होती है। साइबर बुलिंग की डेफिनेशन वहां पे दे दी। साइबर बुलिंग क्या होती है? व्हेन समवन यूजेस इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन टू बुली अ पर्सन। अरे भैया, बात सोशल मीडिया की हो रही है, आप कहां पहुंच गए हो? अगले पैराग्राफ में सोशल मीडिया कैन लीड टू एडिक्शन।
सोशल मीडिया एडिक्शन इज अ रियल प्रॉब्लम दैट कैन अफेक्ट पीपल ऑफ ऑल एजेस, फाइन। लेकिन बात क्या हो रही है, आप एक पैराग्राफ में साइबर बुलिंग की बात कर रहे हो, दूसरे पैराग्राफ में एडिक्शन की बात कर रहे हो। अरे भैया, अगर आपने साइबर बुलिंग की बात करनी है तो अगले पैरा में भी थोड़ा उसको और सब्सटैंशिएट करो, या अगर आपने एडिक्शन की बात करनी है तो आगे एडिक्शन की बात भी सब्सटैंशिएट करो। क्या सेंस बनता है ऐसे? थिंक अगेन, थिंक अगेन। इस ऐसे में क्या फ्लॉज है? मैंने आपको एग्जांपल दिया, केवल 2 पैराग्राफ इस टॉपिक में से आपको उठा के मैंने समझाए हैं कि गलती क्या है ना? सही क्या है वो तो आपको बताऊंगा, लेकिन गलती क्या है वो भी मेरा फर्ज है आपको बता रहा हूं। थिंक अगेन, क्या फ्लॉज है? कोहेरेंस नहीं है। पहले साइबर बुलिंग, बाद में आप सोशल मीडिया एडिक्शन की बात कर रहे हैं, साइबर बुलिंग में उसकी डेफिनेशन दे रहे हैं। बात हो रही है सोशल मीडिया और इट्स इंपैक्ट ऑन सोसाइटी की। फर्स्ट पैराग्राफ में आप कुछ और लिख रहे हैं, सेकेंड पैराग्राफ में कुछ और लिख रहे हैं। You're not sticking to the question, you're not sticking to the theme which is being asked. राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए? राइट अप्रोच होनी चाहिए कि अगर अब मैं एग्जांपल के तौर पे यहां पे 2 पैराग्राफ्स आपको बताता हूं। सोशल मीडिया एडिक्शन को पहले आप डिफाइन कर दो। क्या होता है सोशल मीडिया एडिक्शन? सोशल मीडिया जो एडिक्ट होते हैं वो घंटों घंटों बैठे रहते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये वो फलाना फलाना, अपने पोस्ट चेक करते रहते हैं, अपनी स्टोरीज को देखते रहते हैं, खुद ही खुश होते रहेंगे, अच्छा मेरी स्टोरी किसने देखी है, कितने व्यूज आ गए हैं, कितने हार्ट्स आए हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। पागल हो जाओ आप, पूरा अब टाइम यही करते रहो। सोशल मीडिया एडिक्शन की बात हो रही है, यानी कि सोशल मीडिया और उसकी इंपैक्ट की बात हो रही है सोसाइटी में। आपने इस पैराग्राफ में सोशल मीडिया एडिक्शन की बात करी है, उसकी डेफिनेशन दी है, और सोशल मीडिया एडिक्शन का क्या नेगेटिव इंपैक्ट होता है इंडिविजुअल्स पे। देखिए कोहेरेंस आ रहा है ना, क्योंकि दोनों पैराग्राफ्स में सोशल मीडिया एडिक्शन की बात हो रही है। तो यानी कि आप सब्सटैंशियल टाइम दे रहे हैं एक एस्पेक्ट ऑफ योर टॉपिक को कवर करने में, और दोनों पैराग्राफ्स में कोहेरेंस लेके आ रहे हैं। तो जो मैं पेस्टल अप्रोच की बात करता हूं ऐसे में, चाहे यूपी पीसीएस है, चाहे पंजाब पीसीएस है, चाहे असम पीसीएस है, चाहे उड़ीसा का है, चाहे यूपीएससी का है, बात याद रखना, पेस्टल अप्रोच आपको हमेशा काम आएगी। पर आपने जब तक एक डायमेंशन को कवर नहीं किया तब तक आप दूसरे डायमेंशन पे कैसे जा सकते हैं? आपने एक डायमेंशन को कवर करने के लिए सब्सटैंशियल कंटेंट लिखना है, ताकि लगे एग्जामिनर को कि हां आपने पॉलिटिकल डायमेंशन जो है, अब मान लीजिए कि सोशल मीडिया का जो सोसाइटल इंपैक्शन, सोसाइटल डायमेंशन है सोसाइटी का, वो आपने 2 या 3 पैराग्राफ्स में कवर किया, लेकिन सोसाइटी का डायमेंशन इस प्रकार से कवर किया कि हर एक पैरा में एक ट्रांजिशन आ रहा है, हर एक पैरा में कोहेरेंस आ रहा है, यूनिटी ऑफ आइडिया रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो दोस्तों ये बातें समझनी बहुत जरूरी है। आज का ये पर्पस वीडियो बनाने का केवल यही था कि आपको मैं बता सकूं कि कोहेरेंस और फ्लो की क्या वैल्यू है ऐसे राइटिंग में, चाहे स्टेट पीसीएस लिख रहे हो, चाहे यूपीएससी लिख रहे हो। इस बात का जरूर ध्यान रखना अच्छे बच्चों की तरह। और यहां पे कंक्लूजन में देखिए, कंक्लूजन में भी यहां पे सोशल मीडिया एडिक्शन के बारे ही यहां पे कुछ चंद लाइनें कही गई है। मैं सैंपल आपके साथ शेयर कर रहा हूं, एक सैंपल सा ही है, पूरा डिटेल्ड मॉडल ऐसे नहीं है, लेकिन आपको बताना चाह रहा हूं कि कंक्लूजन में भी सोशल मीडिया एडिक्शन की थीम को ही आप कवर कर रहे हैं, क्योंकि वही आपने अपने बॉडी ऑफ द एसे में लिखा था। तो ऑफ कोर्स आपने जो बातें अपनी बॉडी ऑफ द एसे में लिखी हैं, जो बात आपने इंट्रोडक्शन में लिखी है, उससे ही तो मेल खा के आप कंक्लूजन लिखेंगे। इसी को तो कहते हैं फ्लो, इसी को तो कहते हैं यूनिटी ऑफ आइडियाज। अपने आइडियाज में आप एग्जाम्पल्स डालते रहिए, सोशल मीडिया एडिक्शन से रिलेटेड आपको एग्जाम्पल जितने मर्जी आते हैं वो डालते रहिए, लेकिन यू शुड नॉट डिविएट फ्रॉम द थीम ऑफ सोशल मीडिया एडिक्शन। ये बात याद रहे। कॉल टू एक्शन। और दोस्तों यहां पे आपको मैं एक और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, ऐसे और मजेदार टॉपिक्स ऐसे राइटिंग के समझने के लिए, या ऐसे और मजेदार कंटेंट को कवर करने के लिए वेट मत कीजिए, ज्वाइन कीजिए। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है यूपीएससी के, 2024 में आप टारगेट कर रहे हैं, तो ऐसे मेंटरशिप कोर्स और यूपीएससी 2024 ये मेरे द्वारा मेंटरशिप यहां पे दी जा रही है। यदि आप इच्छुक हैं और अपने ऐसे राइटिंग एबिलिटीज को पॉलिश करना चाहते हैं, स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, तो इस कोर्स का हिस्सा बनिए। इस कोर्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, गारंटी मेरी है, ये श्योर शॉर्ट गारंटी मेरी है। एविडेंस आपके सामने है, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने हमारे ऐसे के कोर्सेज लेके बहुत फायदा उठाया है। जो फियर था बच्चों का फिलोसफिकल ऐसे राइटिंग का, वो दूर किया है। एंड आई कैन अश्योर यू विद फुल गारंटी कि आपको डर नहीं लगेगा ऐसे लिखने के लिए, और ना ही आपको डर लगेगा फिलोसफिकल टॉपिक्स का। और यदि आप यूपीपीसीएस के एस्पिरेंट हैं, तो उसके लिए भी हम एक ऐसे का कोर्स लेके आए हैं। अगेन ये कोर्स विद इवैल्यूएशन, विदाउट इवैल्यूएशन है, कंप्लीट मेंटरशिप मेरे द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। अगेन ऐसे की रेलेवेंस हम स्टेट पीसीएस में देखते हैं, स्टेट एग्जाम्स में देखते हैं, यूपीएससी में देखते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन, डिपेंडिंग अपॉन
आप किसको टारगेट कर रहे हैं, ये आपको 2 ऑप्शंस मैंने दी हैं। टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इंफॉर्मेशन लीजिए। सी यू वेरी सून। थैंक यू सो मच। जय हिंद।